हेलो गाइज, मेरा नाम दिलीप जायसवाल है। आज आप लोग के लिए मैं एक केस स्टडी लाया हूँ वीवो V40 का। एक्चुअली ये फ़ोन है किसी ओसी वाले टेक्नीशियन से फ़ोन डेड हो गया है। उसके पास ग्लास चेंज करने गया था कस्टमर, और उसने ग्लास भी चेंज किया, बट फ़ोन किसी वजह से डेड हो गया है। अब मेरे पास आया, देखते हैं कैसे क्या मैंने इसका काम किया, जिससे कुछ आप लोग को भी सीखने मिल सकता है। तो देख सकते हो आप, ये फ़ोन अभी पूरा चालू हो गया हमारा कम्प्लीटली। अब ये देखिए, जब फ़ोन मेरे पास आया था तो ये फ़ोन पूरा फ्रेश था, मदरबोर्ड पूरा फ्रेश था, काम किया हुआ नहीं था। एक्चुअली मैं उस मदरबोर्ड का काम भी नहीं करता हूँ जो ज़्यादा छिड़ा हुआ हो, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाते हैं। तो आइए देखिए मैं इसका कैसे काम किया। मैं बीट मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये वीवो V40 का मदरबोर्ड है हमारा मेन। आप देख सकते हो, हम पहले एक्चुअली जैसे हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, मान लीजिए फ़ोन हमारे पास डेड हुआ है, डेड आया है, तो फिर हम क्या करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले बूटिंग चेक करते हैं। तो मैं आपको बूटिंग भी बता देता हूँ। इसकी जो बूटिंग थी, ये डीसी मशीन से 0.130 to 150 तक जा रही थी, जो कि ये अब नॉर्मल बूटिंग है। हालांकि इससे हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है, ये शॉर्टिंग वगैरह था नहीं इसमें। और मैं चार्जिंग एम्पियर की बात करूँ तो ये 0.1 0.2 ऐसा ही चार्जिंग कंजप्शन था इसका। ठीक, यानी ये फ़ोन पूरा डेड हो चुका था, बट फ़ोन का मदरबोर्ड पूरा फ्रेश था। हालांकि मैंने सारे ऊपर बाहर के जितने भी डिस्प्ले वगैरह, स्ट्रिप वगैरह है, वो मैंने चेक कर लिया था। प्रॉब्लम 100% मदरबोर्ड से ही था। आप कहोगे कि मैं बूटिंग चेक करने के बाद ही मैंने बाहर की चीज़ें क्यों चेक किया। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हमारा सारे फ़ोन जो होते हैं वो डीसी मशीन से चालू होते नहीं हैं। तो एक बार हमें बैटरी वगैरह कंफर्म करके हमें एक बार देख लेना चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमने एक्चुअली मैंने इसमें क्या क्या किया। तो जैसे कि आपने देखा कि डीसी बूटिंग और चार्जिंग एम्पियर कंजप्शन आपने देख लिया। इसके बाद क्या स्टेप होने चाहिए, इसके बाद हमें एक बार बाहर से पोर्ट चेक कर लेना चाहिए कि ये ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। इससे हमें हार्ड डिस्क सीपीयू का एक जजमेंट मिल जाता है कि क्या काम करता है। अब आप देख सकते हो कि इसमें है कॉलकॉम का सीपीयू। ये कॉलकॉम का सीपीयू है, 7th जनरेशन का सीपीयू है ये कॉलकॉम का। अब वीवो में एक प्रॉब्लम है कि ये वैसे भी चालू फ़ोन होगा तो भी ये पोर्ट नहीं बनाएगा। इसके पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं अपडेट में। लेटेस्ट अपडेट में 15-16 के अपडेट में इसके जो ईडीएल मोड होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वैसे भी अब इससे हम पोर्ट से जजमेंट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, अब पोर्ट वाला जो चीज़ है उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम डीसी मशीन से तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्टर चेक कर ही लिया है कि शॉर्टिंग तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखने जैसी है कि इसमें 2 बैटरी कनेक्टर हैं। ठीक है, एक हालांकि ये चार्जिंग के लिए होता है, हमें इससे फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है। हम आते ही मेन कनेक्टर पे हमारे। फिर मैंने क्या किया, इसमें शॉर्टिंग तो था नहीं। नॉर्मली मैंने सबसे पहले हम यही करते हैं। तो जब अब पोर्ट से हमारा काम नहीं बन रहा है तो हम आगे मदरबोर्ड की ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले आई टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आई टेस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि मदरबोर्ड पूरा फ्रेश था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी ज़्यादा आई टेस्टिंग किया नहीं। डायरेक्टली मैंने इसकी बूटिंग चेक की, फिर इसके बाद फ़ोन चालू नहीं हुआ। फिर मैंने शील्ड निकाला, ये जो आपके सामने ये दिख रहा है पावर सेक्शन का, ये शील्ड निकाला। फिर इसकी वीपीएच चेक की मैंने। वीपीएच एक्चुअली बाहर से चेक नहीं कर सकता था, ये कोई कैप था नहीं वीपीएच का बाहर। तो वीपीएच आपका यहाँ से बन रहा था, ये मदरबोर्ड का वीपीएच यहाँ से बन रहा था। तो वीपीएच देखा मैंने, वीपीएच स्टेबल था। अब वीपीएच आपका अगर स्टेबल है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हम एक बार रैंडमली हम पावर आईसी के आसपास चेक कर लेंगे कोई शॉर्टिंग तो है कि नहीं। चार्जिंग में लगा के देख लेंगे कि आसपास वोल्टेजेस बन रहे कि नहीं। एक रैंडमली देखेंगे हम, क्योंकि हमें इसके बूट सीक्वेंस हमें पता नहीं होते कि कितने बक्स बनेंगे, कितने वोल्ट के, कितने एलडीओ बनेंगे। सारे मदरबोर्ड के बक एलडीओ अलग अलग होते हैं। तो इतना आप स्टडी
हम कर भी नहीं सकते एक्चुअली सभी मदरबोर्ड की, कि सभी मदरबोर्ड की डिटेल्स हमें मिल भी नहीं पाती है। तो रैंडमली हम चेक कर लिए, यहाँ पर भी सब ठीक लगा। अब इसके बाद क्या करें? अब जनरली क्या करेंगे लोग, इसका जब सब कुछ ठीक रहता है तो लोग डायरेक्टली हार्ड डिस्क सीपीयू ही करने लगते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को सबसे लास्ट में करता हूँ, जब किसी चीज़ से, यानी जब मैं काफ़ी टाइम देता हूँ मदरबोर्ड को और सॉल्व नहीं होता है या फिर नहीं समझ में आता है इसकी क्या प्रॉब्लम है, तभी मैं एक बार हार्ड डिस्क सीपीयू को रिवॉल्व करूँगा। अदरवाइज अगर ये कुछ ऐसा मॉडल है कि आप देख ही रहोगे, बहुत से मार्केट में ऐसे फ़ोन होते हैं कि उसके सीपीयू कर दो फ़ोन चालू हो जाते हैं, उसके हार्ड डिस्क के नीचे के, जैसे A14 के हार्ड डिस्क के नीचे के ट्रैक निकले रहते हैं। तो ये सब तो खैर डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है, ये हमें पता होता है कि इस मदरबोर्ड में क्या करना है अगर आप काम करते रहते हो तो। लेकिन ये लेटेस्ट फ़ोन है Vivo V40 का, तो इसका कुछ अभी तक ऐसा प्रॉब्लम आ नहीं रहा है मार्केट में, तो इसे स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। तब मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने वापस कस्टमर को फ़ोन किया, क्योंकि हिस्ट्री, अब मुझे लग रहा था हिस्ट्री जानना ज़्यादा ज़रूरी है इसका प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आ रहा था कि ये फ़ोन अगर कस्टमर ने ओसी के लिए दिया हुआ तो सीधी बात है फ़ोन पटका हुआ ही होगा या गिरा हुआ होगा, जिसकी वजह से फ़ोन में हो सकता है कि सीपीयू हार्ड डिस्क के बॉल भी लूज हो सकते हैं, या पावर के ज़्यादा तो चांसेस रहते हैं सीपीयू के ही बॉल लूज होने के, क्योंकि इसके बॉल छोटे होते हैं, साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। हार्ड डिस्क के जो बॉल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, और पावर के भी बॉल लगभग थोड़े, मतलब पावर के बॉल तो लगभग ना के बराबर ही प्रॉब्लम आता है पटके हुए फ़ोनों में। ज़्यादातर प्रॉब्लम सीपीयू के ही बॉल्स में आती है। तब मैंने कस्टमर को फ़ोन किया तो मैंने उनसे एक चीज़ क्लियर किया कि आपने जब फ़ोन उस ओसी वाले टेक्नीशियन को दिए थे, तब क्या उसी दिन, यानी उसके 1-2 दिन में ही फ़ोन आपका डैमेज हुआ था तब दिए थे, या फिर काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे थे ऐसी कंडीशन में फिर दिए थे? तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, यानी 1-2 महीने से मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा था, टूटा हुआ ही ग्लास में यूज़ कर रहा था, फिर मैंने दिया उसको। तो इससे ये चीज़ मुझे समझ में आई कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम आने के कम चांस होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कस्टमर फ़ोन यूज़ भी कर रहा था, यानी ग्लास टूटने के बाद। तो अब मेरा पूरा ध्यान गया कि ये कहीं ना कहीं ये ओसी वाले से ही प्रॉब्लम हुआ है, कहीं ना कहीं ये ओसी वाले टेक्नीशियन से ही प्रॉब्लम हुआ है। तब मैंने बहुत अच्छे से इसकी आई टेस्टिंग की, तब मुझे जाके यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये एक रजिस्टर नहीं है। हालांकि ये जो आपको ये सब कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये भी मदरबोर्ड में एग्जिस्ट नहीं है, ये ब्लैंक है। तो इतना मेरा ध्यान गया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे यहाँ पर जो ट्रैक्स थे वो ब्लैंक थे, यानी कंपोनेंट की जो जगह थी वो ब्लैंक थी। तब अब यहाँ पर भी जो निकला हुआ था, इस पे भी हल्का सा ही डाउट जा रहा था मेरा। फिर मेरे पास एक मदरबोर्ड, हालांकि इसका स्कीमेटिक इसमें है नहीं, इस Vivo V40 का स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उससे हमें मालूम पड़ जाता था कि वाकई में यहाँ कंपोनेंट्स थे कि नहीं थे। मेरे पास एक फिर मदरबोर्ड का अरेंज हो गया, तो मैंने देखा यहाँ पर एक कंपोनेंट था, तो मैंने इसे रिप्लेस किया, ये फ़ोन हो गया प्रॉपर तरीके से चालू। देखिए, ये वीडियो के माध्यम से मुझे यही मैसेज देना था आपको कि आई टेस्टिंग और फ़ोन की हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप फ़ोन की हिस्ट्री प्रॉपर नहीं जानते हो, और किस लिए फ़ोन आया था, किसने कैसा काम किया, अगर ये सब आप प्रॉपर तरीके से नहीं पता करोगे ना, तो हमारा दिमाग, मतलब मेरा ही दिमाग, मैं कहूँ कि मेरा वहाँ पर जाता नहीं था। मैं डायरेक्टली फिर क्या करता था, हार्ड डिस्क सीपीयू करता था, उसकी वजह से फिर और फ़ोन हमारा जहाँ बनने वाला फ़ोन वहाँ और वो 70-80% वो ना के बराबर बनता था। तो मैं तो खैर अपने सभी स्टूडेंट्स से यही चीज़ कहता हूँ कि आप लोग आई टेस्टिंग और फ़ोन की हिस्ट्री पहले पूछ लें, इससे फ़ोन बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। आज ये फ़ोन भी हमारा इसी वजह से बना है। तो गाइज, आप लोग देख चुके हो कि आप लोग का भी लॉजिक यही कहेगा कि फ़ोन का जब उसने बैटरी निकाला होगा, यानी वो जो टेक्नीशियन था वो जब नेल से बैटरी निकाला होगा, तो उसके पास में ही था वो कंपोनेंट, वो रजिस्टर था 100 ओम्स की बैटरी सेंसिंग रजिस्टर थी वो।
जो सीधा वो चार्जिंग आईसी में जाती थी। अब वो ना होने के कारण चार्जिंग आईसी बैटरी सेंस नहीं कर पा रही थी, इसके वजह से फ़ोन बूट अप ही नहीं ले रहा था। हालांकि ये हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया कि जनरली हम क्या करते हैं, वी बैट चेक करते हैं, वी बैट की शॉर्टिंग चेक करते हैं। ये अगर ओके है तो फिर हम जाएंगे वीपीएच पे कि हमारा वीपीएच स्टेबल रहता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम एलडीओ बक्स पे जाते हैं। फिर ये सब पे हम जब ओके बताता है तो फिर इसके बाद हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क सीपीयू पे चले जाते हैं। हाँ, इसके बीच में एक पोर्ट वाला जजमेंट भी होता है, बट इसमें वो पोर्ट वाला जजमेंट भी हमारा काम नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी हार्ड डिस्क सीपीयू करने से पहले थोड़ा सा ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हार्ड डिस्क सीपीयू करने के बाद वैसे भी फ़ोन, अगर मान लीजिए चालू फ़ोन पे भी आप कभी हार्ड डिस्क सीपीयू करके देखिए, आप लोग ने तो खैर बहुत बार किया होगा। चालू फ़ोन पे भी आप हार्ड डिस्क सीपीयू अगर उसका रिवॉल्व करते हो तो वैसे भी उसका 50% चांस होता है कि फ़ोन वो डेड हो जाए। तो अब ये ऑलरेडी फ़ोन डेड था, अब आपने उस पर हार्ड डिस्क सीपीयू किए, फिर जब मान लो अगर नहीं चालू हुआ, अब ये आपके करने की वजह से फ़ोन बंद हुआ है या फिर ऑलरेडी पहले से इसका हार्ड डिस्क सीपीयू खराब था, ये आप फिर पता नहीं कर पाओगे। फिर वो फाइनली वो फ़ोन रिटर्न जाएगा और कभी बनेगा भी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि मदरबोर्ड को टेम्पर्ड करने से पहले सारी चीज़ें आप बाहर से ही अच्छे से देख लें। टेम्पर्ड यानी जब आप हार्ड डिस्क सीपीयू को आप हिट करके निकालते हो 350, कोई टेक्नीशियन 380, 400 पे भी निकालते हैं। तो जैसा जिसका स्किल हो, सक्सेस भी होते हैं, और नहीं सक्सेस होने का कारण यही होता है कि वो सीपीयू हार्ड डिस्क टेम्पर्ड हो जाते हैं, यानी ज़्यादा हिट लगने की वजह से वो भी, उसकी एक हेल्थ होती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है, या मदरबोर्ड ही टेम्पर्ड हो जाता है। कई रीज़न होता है। कोशिश कीजिए आप लोग भी नेक्स्ट टाइम से, कोई अगर ऐसा नया फ़ोन आ रहा है आपके पास, यानी अभी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, तो आपको यही स्टेप से काम करने हैं। प्रॉपर उसकी हिस्ट्री पूछ लीजिए, कैसे बंद हुआ, जितना हो सके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, तभी आप उस पर अटैक कीजिए जो भी आपको करना है। बाकी जो जूने फ़ोन हैं उस पर तो आपको पता ही है कैसे काम करना है। नॉर्मली कई फ़ोन ऐसे होते हैं जो आपको बस मॉडल नंबर से ही आपको प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है। तो खैर मैं उस फ़ोन की बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं लेटेस्ट फ़ोनों की बात करूँगा। और बस यही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।